दोस्तों, क्या हुआ जब एक बदमाश आदमी ने एक सब्जी बेचने वाली के साथ किया गंदा काम। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कस्बे के बीचों बीच लगने वाला सब्जी बाजार धीरे धीरे आबाद हो रहा था। यहां हर रोज दूर दराज के किसान और महिलाएं अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां लेकर आतीं और दिन भर अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करतीं। सुबह का कोहरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था, लेकिन दुकानदार अपने अपने थैले और टोकरे सजाने में जुट गए थे। उसी भीड़ के बीच एक औरत थी, राधा। उम्र लगभग 32 साल। चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ झलकती थीं। उसके सिर पर घूंघट तो नहीं था, लेकिन आंखों में थकान और भीतर से निकली एक चुप्पी साफ नजर आती थी। राधा रोज सुबह 4 बजे उठती, गांव से कस्बे तक 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करती और अपनी टोकरी में भरकर ताजी सब्जियां बेचने आती। उसका पति 4 साल पहले बीमारी के कारण चल बसा था और पीछे छोड़ गया था 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी सास। राधा का दिन सूरज ढलने के बाद ही खत्म होता। सुबह जल्दी उठना, खेत से सब्जियां तोड़ना, उन्हें गट्ठर में बांधना, कस्बे तक आना और दिन भर की चिल्लपों में ग्राहकों से मोलभाव करना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर इन सब कठिनाइयों के बीच भी राधा के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। वो मानती थी कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। लेकिन इस रोजमर्रा के संघर्ष में एक ऐसा डर भी छुपा था जो हर सुबह उसके साथ कस्बे की ओर चलता। यह डर था बाजार का कुख्यात गुंडा बलराज। बलराज कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी दहशत पूरे कस्बे में फैली हुई थी। उम्र करीब 38 साल, चौड़े कंधे, काली दाढ़ी और आंखों में खतरनाक चमक। उसका काम किसी और धंधे से कम, बल्कि वसूली और दादागिरी से ज्यादा चलता था। कस्बे के सब्जी बेचने वाले, ठेले वाले और छोटे दुकानदार सभी उससे खौफ खाते थे। बलराज हर रोज बाजार में आता, सबकी कमाई से हिस्सा मांगता और विरोध करने वाले को सरेआम पीट डालता। पुलिस भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उसका हाथ बड़े नेताओं तक पहुंचता था। राधा जब पहली बार बाजार में सब्जी बेचने आई थी तो उसे लगा था कि मेहनत से सब ठीक चल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बलराज की निगाहें उस पर टिक गईं। उसने राधा को देखा, एक अकेली औरत, सिर झुकाए, सब्जियों की टोकरी सजाती हुई। बलराज की आदत थी कमजोरों को निशाना बनाने की, और राधा उसके लिए आसान शिकार बन गई। पहले तो बलराज ने उसे सिर्फ ताना मारा था, अरे भाई, नई औरत आई है बाजार में, सब्जी बेचने आई है या आंखें दिखाने। आसपास बैठे कुछ लोग हंसी में टाल गए, लेकिन राधा के दिल में वो ताना तीर की तरह चुभ गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन बलराज और आगे बढ़ा। उसने राधा से सीधे कहा, देख औरत, ये मेरा इलाका है। यहां जो भी सब्जी बेचता है उसे मेरी हिस्सेदारी देनी पड़ती है, वरना दुकानदारी नहीं चलेगी। राधा ने कांपते हुए पूछा, भैया, मैं तो मुश्किल से बच्चों का पेट पालती हूं, मैं कैसे दूं हिस्सा। बलराज हंस पड़ा, अरे हिस्सा पैसे में देना जरूरी नहीं, कभी मुस्कान से भी हिसाब बराबर हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुपचाप सब्जियां सजाने लगी, लेकिन बलराज ने उसी दिन उसके थैले से 100 रुपए निकाल लिए और धमकी दी, कल से रोज हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन राधा ने घर लौटते हुए बहुत रोया। बच्चों की आंखों में उम्मीदें देखती, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। उसकी बूढ़ी सास ने पूछा भी, क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों है? लेकिन राधा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं अम्मा, बाजार में थोड़ी परेशानी हो गई थी, समय बीतने लगा। बलराज रोज आता और राधा की टोकरी से पैसे उठा लेता। इतना ही नहीं, कई बार सबके सामने उसकी तरफ गंदी नजर से देखता, छेड़खानी करता और मजाक उड़ाता। राधा का दिल हर दिन घबराता, लेकिन मजबूरी थी। अगर बाजार छोड़ दे तो बच्चों का पेट कैसे भरे, और अगर बलराज का सामना करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। आसपास के सब्जी वाले सब कुछ देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब जानते थे कि बलराज के खिलाफ बोलना मतलब खुद पर आफत बुलाना। धीरे धीरे राधा के मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी पलने लगा। वह सोचती, कब तक यह सब सहती रहूंगी? आखिर कोई तो रास्ता होना चाहिए। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ
एक आग भी जलने लगी थी। मगर अभी वह अकेली थी और बलराज रोज उसके आत्मसम्मान को कुचलता जा रहा था। बाजार की भीड़ भाड़, ग्राहकों की आवाजें, सब्जियों की खुशबू, इन सब के बीच राधा की जिंदगी अब खामोशी और डर की कैद बन चुकी थी। उसे लगने लगा था कि मानो उसकी मेहनत की नहीं बल्कि बलराज की दहशत की कमाई चल रही है। लेकिन राधा नहीं जानती थी कि हालात धीरे धीरे बदलने वाले हैं। इस संघर्ष की शुरुआत तो अभी हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में यही संघर्ष उसे ऐसी ताकत देगा जो पूरे कस्बे को हिलाकर रख देगा। बाजार का माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। सब्जियों के दामों पर ग्राहकों का मोलभाव, ठेलों की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट, ये सब मिलकर शोरगुल पैदा करते। मगर इस हलचल के बीच राधा के लिए हर दिन एक नई परीक्षा जैसा होता। जैसे ही वो टोकरी खोलकर सब्जियां सजाने बैठती, उसका दिल धड़कने लगता। आज बलराज कब आएगा? बलराज का रोज का नियम बन गया था। सुबह करीब 10 बजे वो बाजार में दाखिल होता। उसके आते ही ठेले वालों और सब्जी वालों के चेहरे उतर जाते। कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं करता। वो भारी कदमों से चलता, लोगों की कमाई पर हाथ फेरता और धमकी भरी मुस्कान बिखेरता। उस दिन भी वही हुआ। बलराज ने आते ही अपनी नजर राधा पर गड़ा दी। राधा सिर झुकाए ग्राहकों से बात कर रही थी। एक बुजुर्ग औरत उससे आलू टमाटर खरीद रही थी। तभी बलराज ने जोर से कहा, अरे ओ सब्जन की रानी, आज कितनी कमाई हुई? चलो हिसाब निकालो। ग्राहकों के सामने अचानक ऐसी आवाज सुनकर राधा का चेहरा लाल हो गया। उसने चाहा कि उस समय जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन वो जानती थी कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसने जल्दी से बुजुर्ग औरत को सब्जी पकड़ा दी और बलराज की ओर देखा। भैया, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, आप बाद में आ जाइए, मैं दे दूंगी, राधा ने धीमे स्वर में कहा। बलराज ठठाकर हंसा। बाद में? ओ रानी, मैं बाद का इंतजार थोड़ी करता हूं, मुझे तो सब ताजा चाहिए, सब्जी भी और मुस्कान भी। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े कुछ आवारा किस्म के लड़के हंस पड़े, लेकिन बाकी सब्जी बेचने वाले सिर झुकाए अपने काम में लगे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। बलराज ने राधा के थैले से 100 का नोट खींच लिया और जाते जाते उसके हाथ को हल्के से छू गया। राधा को ऐसा लगा मानो उसके तन पर किसी ने कीचड़ फेंक दिया हो। वो कांप गई, मगर कुछ कह न सकी। दिन बीतते गए और हालात और बिगड़ते गए। अब बलराज केवल पैसे ही नहीं लेता था, बल्कि खुलेआम राधा से अश्लील बातें करता। कभी कहता, तेरी मुस्कान बड़ी प्यारी है, क्यों छुपाती है? तो कभी कहता, अगर चाहो तो तुम्हारी पूरी टोकरी मैं खरीद लूं, फिर तुम्हें बाजार आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधा हर बार सिर झुका लेती। उसका मन करता कि चीख पड़े, लेकिन उसके सामने बच्चों के चेहरे घूम जाते। अगर उसने बलराज से भिड़ने की कोशिश की तो कौन उसे बचाएगा? पुलिस? नहीं, पुलिस तो पहले ही बलराज के इशारों पर नाचती थी। राधा की हालत अब मानसिक रूप से भी बिगड़ने लगी थी। घर लौटकर वो अक्सर खामोश रहती। बच्चे पूछते, मां, आज बाजार कैसा रहा? और वो बस इतना कहती, ठीक रहा बेटा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसे लगता कि उसकी मेहनत की कमाई सिर्फ बलराज की जेब में जा रही है। और सबसे बड़ी चोट ये थी कि रोज रोज उसका आत्मसम्मान तार तार हो रहा था। कस्बे की औरतें भी कभी कभी फुसफुसाकर कहतीं, बेचारी राधा, देखो किस हाल में है, लेकिन करेगी भी क्या, अकेली औरत है। ये बातें राधा के कानों तक पहुंचतीं और उसे और भी पीड़ा देतीं। एक दिन की बात है, बाजार में भीड़ ज्यादा थी। राधा सब्जियां बेचने में व्यस्त थी। तभी बलराज आया और सीधे उसकी टोकरी से पैसे उठाने लगा। राधा ने हिम्मत करके हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया, ऐसे मत कीजिए, मैं बहुत मुश्किल से ये सब्जियां बेचती हूं, घर पर बच्चे भूखे हैं। बलराज की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने जोर से राधा का हाथ झटका और कहा, तेरे बच्चों का पेट मेरा सरदर्द नहीं है। अगर यहां सब्जी बेचनी है तो हिस्सा देना ही पड़ेगा, वरना अगली बार तेरी टोकरी ही नहीं बचेगी। इतना कहकर उसने टोकरी उलट दी। टमाटर, आलू और हरी मिर्च चारों तरफ सड़क पर बिखर गए। राधा के आंखों से आंसू निकल पड़े। भीड़ तमाशा देखती रही, मगर किसी ने मदद नहीं की। उस दिन राधा ने घर लौटते हुए कसम खाई, अब बहुत हो गया,
मैं खामोश नहीं रहूंगी, चाहे जान चली जाए, लेकिन बलराज को सबक सिखाकर रहूंगी। उस रात राधा सो नहीं सकी। उसकी आंखों में बच्चों की भूख और बलराज की हंसी बार बार तैर रही थी। वो सोचती रही कि आखिर क्या करे, लेकिन भीतर से एक आवाज उठ रही थी, अन्याय सहना भी गुनाह है। धीरे धीरे राधा का डर गुस्से में बदलने लगा। अब वो पहले जैसी बेबस औरत नहीं रही। हालांकि अभी उसके पास कोई योजना नहीं थी, मगर उसके मन में निश्चय बन चुका था कि आने वाले दिनों में वह बलराज का सामना करेगी। अगली सुबह बाजार की हलचल हमेशा की तरह शुरू हुई। सब्जियों की टोकरी सजाते हुए हर कोई अपनी अपनी दुकानदारी में लगा था। राधा भी रोज की तरह सब्जियां सजा रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अनजाना साहस झलक रहा था। रात भर जागकर उसने खुद से वादा किया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो बलराज की दादागिरी सहन नहीं करेगी। दिल में हल्की घबराहट जरूर थी, लेकिन उसका गुस्सा अब डर पर भारी पड़ चुका था। करीब 10 बजे बाजार में वही दृश्य हुआ। बलराज अपने 4-5 चेलों के साथ दबंग अंदाज में बाजार में दाखिल हुआ। उसकी आंखें भीड़ में तलाशने लगीं, और जैसे ही उसने राधा को देखा, उसके होंठों पर वही घृणित मुस्कान फैल गई। अरे, हमारी राधा तो आज और भी चमक रही है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो, बलराज ने जोर से कहा ताकि सब सुने। कुछ लोग हंस दिए, कुछ चुप हो गए, लेकिन राधा आज पहले जैसी नहीं थी। उसने सिर उठाकर बलराज की आंखों में देखा। भैया, जो काम आप रोज करते हैं, अब वो मैं और नहीं सह सकती। आप मेरी मेहनत की कमाई छीनते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, अब और नहीं होगा। ये सुनकर पूरा बाजार हैरान रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राधा जैसी अकेली औरत बलराज को इस तरह जवाब देगी। बलराज का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। क्या कहा तूने? तू मुझे मना कर रही है? बलराज ने गरजते हुए पूछा। राधा ने कांपते हुए भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हां, अब मैं आपको हिस्सा नहीं दूंगी। अगर मेहनत करनी है तो खुद आकर सब्जियां बेचो। मेरे बच्चों की भूख आपसे पूरी नहीं होगी। आज से मेरी कमाई सिर्फ मेरे घर जाएगी। यह सुनते ही बलराज आग बबूला हो गया। उसने राधा की टोकरी को फिर से उलटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, अब बहुत हो गया। एक औरत को कमजोर मत समझो। मेरी मजबूरी का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। भीड़ अवाक खड़ी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राधा इस हद तक बोल जाएगी। बलराज की नाक पर चोट जैसे लग गई थी। वो राधा की पकड़ छुड़ाकर जोर से चिल्लाया, तूने मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने गुस्से में राधा को धक्का दिया। राधा गिरते गिरते बच गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां मौजूद औरतें और कुछ बुजुर्ग आगे बढ़े और राधा को संभालने लगे। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। वाह, ये औरत सच में बहादुर है, लेकिन अब बलराज इसे छोड़ेगा नहीं। बलराज ने भीड़ की ओर देखा और गरजते हुए बोला, सुन लो सब, आज इस औरत ने मुझे सबके सामने चुनौती दी है। कल से इसकी दुकान नहीं लगेगी। याद रखना, बलराज की बात कभी झूठी नहीं होती। इतना कहकर वो अपने गुंडों के साथ चला गया। बाजार में सन्नाटा छा गया। राधा चुपचाप अपनी बिखरी सब्जियां समेटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। उस दिन घर लौटकर उसने बच्चों को कसकर गले लगाया। सास ने पूछा, बहू, आज तू बहुत थकी हुई लग रही है, सब ठीक तो है? राधा ने धीमे स्वर में कहा, हां अम्मा, सब ठीक है, लेकिन अब हालात बदलेंगे। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। रात के अंधेरे में वो आंगन में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। उसका मन कह रहा था कि शायद कल से उसे बाजार में दुकान लगाने नहीं दी जाएगी। बलराज अपनी धमकी पर अमल जरूर करेगा, लेकिन क्या उसे डरकर घर बैठ जाना चाहिए? नहीं, वो जानती थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि इज्जत और हक की है। अगर आज उसने हार मान ली, तो उसके बच्चे हमेशा ये सीखेंगे कि मां डरकर चुप हो गई, और अगर उसने डटकर मुकाबला किया, तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि उनकी मां ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुबह का सूरज अभी दूर था, लेकिन राधा के दिल में एक और सूरज उग चुका था। वो सूरज था साहस का। अगली सुबह बाजार हमेशा की तरह गुलजार हुआ, लेकिन आज हवा में एक अलग ही तनाव फैला हुआ था। सबको मालूम था कि कल राधा ने बलराज को खुलेआम ललकारा था। सब्जी वालों और दुकानदारों के चेहरों पर जिज्ञासा और डर
दोनों साफ झलक रहे थे। देखना आज बलराज क्या करेगा। राधा ने भी आज सुबह जल्दी घर से निकलने से पहले अपने बच्चों को कसकर गले लगाया। उसकी सास ने डरते हुए कहा, बहू आज मत जा, वो आदमी खतरनाक है, कहीं तुझे चोट ना पहुंचा दे। राधा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अम्मा, अगर मैं डरकर घर बैठ गई तो वो रोज इसी तरह औरतों और गरीबों का शोषण करता रहेगा। किसी को तो खड़ा होना होगा। उसकी सास चुप हो गई। उसने बहू की आंखों में अडिग संकल्प देखा और दुआ मांगते हुए उसे विदा किया। बाजार पहुंचते ही राधा ने अपनी टोकरी खोली और सब्जियां सजाने लगी। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। सब सोच रहे थे कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। करीब 10 बजे बलराज अपने 4 गुंडों के साथ बाजार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आज उसकी चाल में और भी ज्यादा रौब था, जैसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हो कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। वो सीधे राधा की दुकान की ओर बढ़ा। उसके आते ही भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कुछ ग्राहक धीरे धीरे किनारे हटने लगे। अरे ओ औरत, बलराज गरजा, लगता है तू भूल गई कि मैं कौन हूं। कल तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, आज तुझे इसका मजा चखाऊंगा। राधा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, बलराज, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूं, अब मेरी मेहनत की कमाई पर तेरा हक नहीं। तू चाहे जितना धमका ले, मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगी। बलराज ठहाका मारकर हंसा। अरे ये औरत तो सच में पागल हो गई है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपने एक गुंडे को इशारा किया। गुंडे ने आगे बढ़कर राधा की टोकरी उठाकर जमीन पर पटक दी। हरी मिर्च, टमाटर, आलू और लौकी चारों ओर बिखर गईं। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सब्जियां उठाने के लिए झुकी नहीं। उसने सीधा बलराज की आंखों में देखा। टोकरी टूटेगी तो मैं दूसरी ले आऊंगी, सब्जियां बिखरेंगी तो फिर से उठा लूंगी, लेकिन अगर इज्जत टूट गई तो उसे जोड़ना आसान नहीं। औरत को कमजोर समझना बंद कर बलराज। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कई लोग दबी आवाज में कह रहे थे, ये औरत सच में हिम्मत वाली है। लेकिन अब बलराज इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बलराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने राधा के बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी 2-3 औरतें आगे आ गईं। बस करो बलराज, उनमें से एक ने कहा, तूने हद कर दी है। हम सब रोज तेरी दबंगई देखते आए हैं, लेकिन आज तू एक औरत पर हाथ उठा रहा है, शर्म कर। बलराज ने उन औरतों की ओर घूरा और दहाड़ा, तुम सब चुप रहो, वरना आज तुम्हारी दुकानें भी नहीं बचेंगी। भीड़ फिर से चुप हो गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे भिड़े। बलराज ने फिर राधा की ओर रुख किया। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, या तो झुक जा और हिस्सा दे, वरना कल से तेरी दुकान यहां नहीं लगेगी। राधा ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, दुकान लगेगी या नहीं, यह बाजार तय करेगा, तू नहीं। यह सुनते ही बलराज ने जोर से धक्का देकर राधा को जमीन पर गिरा दिया। उसकी कोहनी छिल गई और खून निकल आया, लेकिन राधा चुपचाप उठी और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि गुस्से की आग झलक रही थी। तू जितना चाहे मुझे गिरा ले, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं हूं। भीड़ में हल्की हलचल मची। अब कुछ लोग बोलने लगे, हद हो गई, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो बलराज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर लोग अब भी चुप थे। डर उनकी जुबान पर ताले लगाए हुए था। बलराज ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है औरत, आज तू बच गई, लेकिन याद रख, कल से तेरा बाजार बंद, तेरे बच्चों को भूखों मरना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने गुंडों के साथ चला गया। उसके जाते ही राधा ने गहरी सांस ली। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन आत्मा में एक अजीब सी ताकत भर गई थी। कुछ औरतें उसके पास आईं और बोली, बहन, तू सच में बहादुर है, हम तेरे साथ हैं। लेकिन वो जानती थी कि डर के मारे ये औरतें कल फिर चुप हो जाएंगी। उसे किसी और ठोस कदम की जरूरत थी। उस रात राधा ने बच्चों को खाना खिलाया और सास के सो जाने के बाद अकेले आंगन में बैठी रही। उसके हाथ में अभी भी कोहनी का दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। अगर बाजार के लोग साथ नहीं देते, तो मुझे खुद ही रास्ता निकालना होगा। बलराज ने मेरी टोकरी तोड़ी है, मेरी मेहनत लूटी है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब वक्त है उसे उसी की भाषा में जवाब देने का। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। राधा ने ऊपर देखा और मन ही मन भगवान से कहा, मुझे हिम्मत देना, अब मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगी।
रात का सन्नाटा गांव पर छा गया था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में हल्की ठंडक घुली थी। राधा आंगन में बैठी थी। उसकी कोहनी पर पट्टी बंधी थी और दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। आज उसने तय कर लिया था कि अब और सहन नहीं करेगी। लेकिन अकेली औरत होकर बलराज जैसे गुंडे से लड़ना आसान नहीं था। उसे किसी की मदद चाहिए थी। वो देर तक सोचती रही, कौन मेरी बात सुनेगा? किसे मैं अपना साथी बना सकती हूं? गांव में बहुत लोग बलराज से तंग थे, लेकिन सब डरते थे। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा भी होता तो बलराज उसे या उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देता। सुबह होते ही राधा ने सबसे पहले बाजार जाने की तैयारी की। उसकी सास ने रोकना चाहा। बहू, कल तो तुझे उसने बुरी तरह धक्का दिया, आज फिर जाएगा तो और बिगड़ जाएगा। राधा ने सास का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा, अगर मैं अब डर गई तो वो जीत जाएगा। मुझे बच्चों की खातिर डटे रहना है। बाजार पहुंची तो देखा लोग उसे अलग नजरों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में सम्मान था, कुछ की आंखों में डर। लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसने टोकरी खोली और सब्जियां सजाना शुरू किया। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आया, रामलाल, जो कई सालों से उसी बाजार में आलू प्याज बेचते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में सच्चाई झलकती थी। बेटिया, रामलाल धीमी आवाज में बोले, तेरे में सच में हिम्मत है। कल तूने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। मैं कई सालों से इस बाजार में हूं। बलराज ने सबको परेशान किया है, लेकिन हम सब डर गए। पहली बार किसी ने उसका सामना किया। राधा ने उनकी ओर देखा। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। चाचा, अगर हम सब मिल जाएं तो बलराज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सब डरते क्यों हैं? रामलाल ने लंबी सांस ली। बिटिया, बलराज के पीछे बड़े नेताओं का हाथ है। वो सिर्फ गुंडा नहीं, राजनीति का मोहरा भी है। कोई उसके खिलाफ जाता है तो पुलिस भी कान बंद कर लेती है। इसलिए सब चुप हैं। राधा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो क्या हम हमेशा चुप ही रहेंगे? क्या हमारी मेहनत इसी तरह लूटी जाती रहेगी? रामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं तेरे साथ हूं। जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन और लोगों को साथ लाना पड़ेगा। अकेले हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। राधा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार उसे लगा कि वो पूरी तरह अकेली नहीं है। उस दिन बाजार में उसने दूसरों से भी धीरे धीरे बात करने की कोशिश की। कुछ औरतें बोलीं, बहन, तेरी बात सही है, लेकिन हमें बच्चों की फिक्र है। अगर बलराज को गुस्सा आ गया तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। राधा ने उन्हें समझाया, देखो बहनों, अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं तो बलराज कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक है, हम दर्जनों। डर को छोड़ना होगा। औरतें सिर झुका लेतीं, लेकिन उनकी आंखों में भी कहीं न कहीं उम्मीद की चमक दिखती थी। शाम को जब बाजार बंद हुआ, रामलाल राधा के पास आए और बोले, बिटिया, तू सच बोल रही है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। सिर्फ जुबानी शिकायत से कुछ नहीं होगा। हमें बलराज की करतूत को सबके सामने लाना होगा। कैसा सबूत चाचा? उसके वसूली करते हुए, लोगों को धमकाते हुए। अगर यह बात पंचायत या अखबारों तक पहुंचे तो शायद असर पड़े। राधा ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो हमें सबूत जुटाने होंगे। रामलाल मुस्कुराए। ठीक कहा तूने। मैं जानता हूं बाजार में एक लड़का है, मुन्ना। वो मोबाइल पर अच्छा काम करता है, वीडियो बना सकता है। अगर उसे मना लिया तो हमारी मदद हो सकती है। अगले दिन राधा ने मुन्ना से बात की। मुन्ना लगभग 20 साल का नौजवान था, जो सब्जियों की ढुलाई करता था। बलराज को वो भी नापसंद करता था, क्योंकि कई बार उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाता था और पैसे नहीं देता था। मुन्ना, राधा ने कहा, क्या तू मेरी मदद करेगा? हमें बलराज की हरकतें रिकॉर्ड करनी होंगी, ताकि सबके सामने उसकी असलियत आ सके। मुन्ना ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, बुआ जी, मैं तैयार हूं। मेरे पास मोबाइल है, मैं वीडियो बना सकता हूं। लेकिन यह काम खतरे से खाली नहीं है। राधा ने दृढ़ आवाज में कहा, खतरा तो है ही बेटा, लेकिन अगर आज हम डर गए तो कल हमारी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही डर में जिएगी। हमें यह सिलसिला खत्म करना होगा। मुन्ना ने हामी भर दी। अब राधा, रामलाल और मुन्ना 3 लोग मिलकर योजना बनाने लगे। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, रामलाल ने कहा। बलराज रोज आता है वसूली करने।
जब वो पैसे मांगेगा, धमकाएगा या गाली देगा, तभी हमें वीडियो बनाना होगा। मुन्ना ने हाँ में सिर हिलाया। मैं भीड़ में घुल मिल जाऊंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। राधा के दिल में अब डर की जगह उम्मीद घर करने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अकेले खड़ा होता है तो कमजोर लगता है, लेकिन जब कुछ हाथ साथ जुड़ जाते हैं तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उस रात घर लौटकर उसने बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहा, बेटा याद रखना, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो उसे हराया जा सकता है। बच्चे मासूम आंखों से मां की ओर देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां किस बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही है। राधा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब तू भी हमारे साथ रहना, कल से असली जंग शुरू होगी। सुबह का समय था। बाजार में भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग अपनी दुकानें सजा रहे थे। सब्जियों की टोकरी लग रही थी। मसाले और अनाज की दुकानों पर थैले जमाए जा रहे थे। लेकिन इस रोजमर्रा की हलचल के बीच आज कुछ चेहरे असामान्य रूप से गंभीर थे। राधा ने अपने सामान को सामान्य ढंग से सजाया, लेकिन भीतर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज बलराज आएगा और आज ही उसके खिलाफ पहला सबूत जुटाना है। रामलाल चाचा उसकी दुकान के पास ही थे। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया घबराना मत, बस वही कर जो रोज करती है, बाकी काम मुन्ना देख लेगा। राधा ने सिर हिलाया। उसका मन बार बार सोच रहा था, अगर बलराज को पता चल गया तो, अगर उसने मुन्ना का मोबाइल देख लिया तो। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, डर कर जीने से अच्छा है लड़कर मरना। करीब 11 बजे बाजार के कोने से वही परिचित डरावनी आवाज गूंजी, ओए हटो सब, राजा आ गया। बलराज अपने 3 गुंडों के साथ बाजार में घुसा। उसकी मोटी गर्दन पर सोने की मोटी चेन चमक रही थी और हाथ में लाठी थी। लोग उसे देखते ही सहम गए। कुछ दुकानदार पहले ही पैसे निकालकर अलग रख चुके थे। मुन्ना भीड़ में घुल मिल गया। उसने अपने गमछे से आधा चेहरा ढक लिया और मोबाइल को सावधानी से ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बलराज ने सबसे पहले अनाज वाले रामेश्वर से पैसे ऐंठे। कहां है हिस्सा, जल्दी निकाल। रामेश्वर कांपते हाथों से 500 का नोट बढ़ा दिया। बलराज ने छीना और जेब में डाल लिया। फिर वो सब्जी वालों की ओर बढ़ा। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसकी बारी थी। बलराज ने आते ही गुस्से से कहा, ओए औरत, तूने सोचा था मुझे आंख दिखाकर बच जाएगी? निकाल आज की कमाई। राधा ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बलराज गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है। तेरी दुकान तोड़ दूंगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोकरी पलटने की कोशिश की। तभी राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से झटक दिया, छूना मत मेरे सामान को। भीड़ में सनसनी फैल गई। सबकी नजरें अब बलराज और राधा पर थीं। बलराज ने गालियां देना शुरू कर दी। तेरी औकात क्या है औरत? तेरे जैसे गरीब मेरी जूतियों के नीचे रहते हैं। आज अगर तेरा सिर फोड़ दूं तो कोई आकर बचाएगा भी नहीं। उधर मुन्ना हर शब्द, हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने मोबाइल को मजबूती से पकड़ा हुआ था। रामलाल चाचा भी बीच में बोले, बलराज बस कर, तुझे शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? बलराज ने घूर कर कहा, चुप रह बुढ़े, वरना तेरी दुकान भी जला दूंगा। यह धमकी सुनकर कई लोग पीछे हट गए, लेकिन कुछ औरतें राधा के पास खड़ी हो गईं। अगर तूने इसे हाथ लगाया तो हम सब चिल्लाएंगे। बलराज और गुस्से में आ गया। उसने जेब से चाकू निकाला और हवा में लहराते हुए बोला, देख लो सब, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। भीड़ दहशत में आ गई। कई लोग भागने लगे, लेकिन यही पल राधा के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब बलराज की असलियत सबके सामने खुल रही थी और यह सब मोबाइल में कैद हो रहा था। राधा ने हिम्मत करके कहा, बलराज, तेरी ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। चाहे तू मुझे मार ही क्यों न दे, मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगी। बलराज ने जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आज तेरा ही तमाशा बना दूंगा। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी पास खड़े पुलिस के एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। बलराज पुलिस को देखकर थोड़ा रुका,
और फिर हंसते हुए बोला, आज तो छोड़ रहा हूं, लेकिन कल देख लेना, ये बाजार मेरा है। वो गालियां देता हुआ अपने गुंडों के साथ निकल गया। जैसे ही बलराज गया, मुन्ना तुरंत राधा और रामलाल के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बुआ जी, सब रिकॉर्ड हो गया। उसके गाली देने से लेकर चाकू दिखाने तक अब वो बच नहीं सकता। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने भगवान का नाम लिया और बोली, आज हमने पहला हथियार हासिल कर लिया है। अब यह सबूत उसे गिराने में मदद करेगा। रामलाल ने कहा, लेकिन सावधान रहना होगा। अगर उसे भनक लग गई कि हमने वीडियो बनाया है तो वो हमें जान से मार देगा। राधा ने सिर हिलाया। हां चाचा, हमें अब और भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन यह लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। अब हमें यह वीडियो सही जगह तक पहुंचाना होगा। उस रात राधा ने घर पहुंचकर बच्चों को खाना खिलाया और फिर सास को सारी बात बताई। सास पहले तो डर गई। अरे बहू, ये तूने क्या कर डाला? अगर बलराज को पता चल गया तो वो हमें जीने नहीं देगा। राधा ने दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, अब डरना छोड़ना होगा। अगर आज हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो कल हमारे बच्चे भी इन्हीं गुंडों के पैरों तले दबे रहेंगे। हमें यह जंजीर तोड़नी होगी। सास की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बहू का हाथ थामकर कहा, ठीक है, जो तुझे सही लगे कर। भगवान तेरा साथ दे। राधा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा मानो चांद की रोशनी उसे आशीर्वाद दे रही हो। अब उसके पास हथियार था, सच का हथियार, सबूत का हथियार। सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन राधा के मन में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। पिछली रात उसने करवटें बदलते हुए गुजारी थीं। उसके दिमाग में बार बार वही वीडियो घूम रहा था। बलराज का गुस्से से चाकू लहराना, गालियां देना और सबको धमकाना। वो सोच रही थी, अगर ये वीडियो पंचायत या अखबार तक पहुंच गया तो बलराज की असलियत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन क्या वो सच में इतनी आसानी से हार मान लेगा? रामलाल चाचा सुबह सुबह उसके घर आए। उनके हाथ में हुक्का था, लेकिन चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। बिटिया, हमने पहला काम कर लिया है, अब असली परीक्षा बाकी है। ये वीडियो सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। राधा ने हां में सिर हिलाया। चाचा, मैं सोच रही हूं कि इस वीडियो को सबसे पहले पंचायत के सामने रखा जाए। अगर गांव के लोग देखेंगे तो शायद उनकी हिम्मत भी बढ़े। रामलाल ने ठंडी सांस ली। सही कहती है, लेकिन ध्यान रहे, पंचायत के कुछ लोग बलराज से मिले हुए भी हैं। हमें भरोसेमंद लोगों को ही दिखाना होगा। तभी मुन्ना भी आ गया। उसके कंधे पर बोरी लटकी हुई थी और हाथ में वही मोबाइल मजबूती से पकड़ा हुआ था। बुआ जी, मैंने वीडियो कॉपी कर लिया है। अगर एक मोबाइल छीन भी ले तो दूसरा हमारे पास रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ पंचायत काफी नहीं होगी। हमें किसी पत्रकार तक पहुंचना होगा। राधा चौंकी। पत्रकार? मुन्ना ने सिर हिलाया। हां बुआ जी, अगर अखबार या टीवी वाले इस वीडियो को दिखा देंगे तो बलराज कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। पंचायत वाले तो दबाव में आ सकते हैं, लेकिन मीडिया सबके सामने सच्चाई खोल देगा। राधा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ बाजार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और न्याय की लड़ाई बन गई थी। उस शाम गांव की चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। बलराज को भनक लग चुकी थी कि राधा कुछ नया खेल खेलने वाली है, इसलिए वो भी अपने चेले चपाटों के साथ वहां आ धमका। पंचायत में गांव के बुजुर्ग, कुछ दुकानदार और औरतें इकट्ठी हुई थीं। माहौल तनावपूर्ण था। सरपंच जी ने बात शुरू की। राधा, तू कह रही थी कि तेरे पास कुछ सबूत है बलराज के खिलाफ, सबके सामने बता। राधा ने आगे बढ़कर कहा, हां, मेरे पास है। बलराज रोज इस बाजार से पैसे वसूलता है, सब्जी वालों को धमकाता है और औरतों से बदसलूकी करता है। अब तक सब डरते रहे, लेकिन मैंने उसकी करतूत रिकॉर्ड की है। बलराज हंस पड़ा। यह औरत झूठ बोल रही है, सबूत कहां है? दिखा सबको। मुन्ना ने मोबाइल निकाला और पंचायत के बीच रख दिया। वीडियो चलने लगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि बलराज कैसे गालियां दे रहा है, कैसे चाकू लहरा रहा है और कैसे दुकानदारों से पैसे ऐंठ रहा है। कुछ लोग दबी आवाज में कहने लगे, सचमुच ये तो रोज का किस्सा है। हम तो डर के मारे बोलते नहीं थे।
लेकिन कुछ पंचायत के लोग खामोश बैठे रहे। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बलराज की तरफ देखने लगे। बलराज गुस्से से दहाड़ा, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं तो सबकी हिफाजत करता हूं, अगर मैं न रहूं तो ये बाजार गुंडों से भर जाएगा। लेकिन अब भीड़ की सोच बदल रही थी। कुछ औरतें उठकर बोलीं, नकली नहीं है, हमने खुद देखा है, ये रोज वसूली करता है। हां, हमें भी धमकाता है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। पंचायत में हलचल मच गई। तभी सरपंच ने बात संभालने की कोशिश की। देखो, मामला गंभीर है, हमें इसकी जांच करनी होगी। जब तक पूरी तरह साबित न हो जाए तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। राधा को लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सरपंच जी, आपको और क्या सबूत चाहिए? सब कुछ वीडियो में साफ है। लेकिन सरपंच ने आंखें चुराईं। कानून अपना काम करेगा, अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। राधा को समझ आ गया कि सरपंच भी बलराज के डर या पैसों के आगे झुके हुए हैं। बैठक के बाद बलराज बाहर आया और सीधा राधा के पास पहुंचा। उसने दांत भींचते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, औरत। अब तेरे और तेरे बच्चों का जीना मुश्किल कर दूंगा। याद रखना, बलराज से टकराने वाले बचते नहीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राधा कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अब तेरा डर किसी पर नहीं चलेगा। सच सबके सामने आ चुका है। बलराज जोर से हंसते हुए बोला, सच? यह पंचायत तो मेरी जेब में है, और अगर तूने पुलिस या पत्रकार तक जाने की कोशिश की तो तेरे घर को आग लगा दूंगा। उसकी यह धमकी सुनकर आसपास खड़े लोग सहम गए, लेकिन राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस रात उसने रामलाल और मुन्ना से कहा, अब हमें पंचायत से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सरपंच बिक चुका है, हमें सीधे मीडिया तक पहुंचना होगा। रामलाल ने चिंतित होकर कहा, लेकिन बिटिया, बलराज अब और खतरनाक हो जाएगा। उसने साफ धमकी दी है, तुम्हें और बच्चों को खतरा हो सकता है। राधा ने दृढ़ स्वर में कहा, चाचा, डरकर जीने का समय अब खत्म हो चुका है। अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें किसी भी कीमत पर पत्रकार तक पहुंचना होगा। यही एक रास्ता है। अगले दिन मुन्ना ने बताया कि कस्बे में एक पत्रकार अक्सर खबरें कवर करने आता है। उसका नाम अजय था। वो ईमानदार था और अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता था। अगर हम अजय सर को ये वीडियो दिखा दें तो वो जरूर मदद करेंगे, मुन्ना बोला। राधा के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमकी। ठीक है, कल ही हम कस्बे चलेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से, ताकि बलराज को भनक न लगे। रामलाल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 3 लोग रहेंगे तो हिम्मत भी बढ़ेगी। उस रात राधा ने बच्चों को सोते हुए देखा। उनके मासूम चेहरों पर शांति थी। उसने सोचा, ये लड़ाई मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इन मासूमों के भविष्य के लिए लड़ रही हूं। अगर आज हार मान ली तो ये भी कल उसी अंधेरे में जिएंगे जिसमें हम जी रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन भीतर का संकल्प और मजबूत हो गया। सुबह का मौसम साफ था। हल्की धूप धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी, लेकिन राधा, रामलाल और मुन्ना के मन में अजीब सी घबराहट थी। आज उन्हें कस्बे जाकर पत्रकार अजय से मिलना था। यही उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। राधा ने घर से निकलते समय अपनी सास को धीरे से कहा, अम्मा, बच्चों का ध्यान रखना। मैं कुछ जरूरी काम से कस्बे जा रही हूं। अगर बलराज पूछे तो कह देना कि खेतों में गई हूं। सास ने उसका हाथ पकड़कर आशीर्वाद दिया। जा बहू, भगवान तेरा साथ दे, लेकिन संभल कर रहना। रामलाल अपने पुराने साइकिल रिक्शे पर बैठकर चला। पीछे राधा और मुन्ना बैठे थे। रास्ता सुनसान था। खेतों में हल्की हवा बह रही थी, पर उनके दिलों में तूफान मचा हुआ था। राधा बार बार चारों ओर देख रही थी, मानो उसे डर हो कि कहीं कोई पीछा न कर रहा हो। चाचा, आपको लगता है हम बिना परेशानी के पहुंच जाएंगे? रामलाल ने कहा। बिटिया, डरना मत, हम सच के लिए जा रहे हैं, भगवान हमारे साथ है। मुन्ना ने बीच में कहा, लेकिन बलराज की नजर हर जगह रहती है, उसके आदमी कहीं भी मिल सकते हैं, हमें सावधान रहना होगा। करीब 1 घंटे बाद वे कस्बे पहुंचे। वहां की चहल पहल गांव से बिल्कुल अलग थी। दुकानें, ट्रैफिक और लोगों की भीड़। मुन्ना उन्हें एक छोटे से ऑफिस में ले गया, जिसकी दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। सच्चाई की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ
कलम अंदर अजय पत्रकार बैठे थे, मध्यम उम्र के, सादे कपड़े, लेकिन आंखों में तेज। मुन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, अजय सर, ये मेरी बुआ जी हैं और ये हमारे गांव के रामलाल चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए। अजय ने उत्सुकता से पूछा, किस बात की मदद? राधा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमारे गांव में बलराज नाम का आदमी है। वो रोज बाजार से जबरन पैसे वसूलता है और औरतों से बदसलूकी करता है। किसी की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ बोलने की, लेकिन हमने उसकी करतूत का वीडियो रिकॉर्ड किया है। अजय की आंखें चमक उठीं। वीडियो दिखाइए। मुन्ना ने मोबाइल निकाला और वीडियो चलाया। बलराज की गालियां, वो धमकियां और चाकू लहराना सब स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। अजय गंभीर होकर बोले, यह तो बहुत बड़ा सबूत है। अगर यह खबर बाहर आई तो बलराज का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम तीनों को खतरा हो सकता है। राधा ने बिना झिझके कहा, हम खतरे से नहीं डरते। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चे भी उसी डर में जिएंगे। अजय ने मुस्कुराकर कहा, बहुत हिम्मती हो तुम। मैं ये खबर छापूंगा और चैनल वालों को भी दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे और सबूत चाहिए, कुछ गवाह और लोगों के बयान। रामलाल ने कहा, गवाह तो हैं, लेकिन सब डरते हैं। अगर आप आएंगे और सबको भरोसा दिलाएंगे तो शायद लोग बोलने लगें। अजय ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे गांव आऊंगा, लेकिन सावधान रहना। बलराज को अगर भनक लग गई तो मुश्किल हो सकती है। बलराज को खबर मिलती है इसी बीच। कस्बे की एक चाय की दुकान पर बलराज के आदमियों ने राधा और रामलाल को अजय के ऑफिस जाते देख लिया। उन्होंने तुरंत फोन घुमाया, भैया, वो औरत और उसका लड़का कस्बे में किसी पत्रकार से मिलने आए हैं। बलराज गुस्से से उबल पड़ा, तो अब ये मेरी नाक कटवाएंगे। आज ही सबक सिखाना पड़ेगा। कोई वीडियो वोडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने अपने 2 गुंडों को आदेश दिया, उनके वापस लौटते वक्त रास्ते में रोक लो, मोबाइल छीन लो और सबक सिखा दो ताकि दोबारा हिम्मत न करें। राधा, रामलाल और मुन्ना अजय से मिलकर जैसे ही वापस गांव की ओर लौटे, उनका दिल हल्का था। उन्हें लगा जैसे अब सच की जीत तय है। लेकिन गांव से करीब आधा रास्ता पार करने के बाद अचानक 2 बाइकें उनके सामने आकर रुकीं। 4 गुंडे उतर पड़े। ओए, कहां से आ रहे हो? एक ने चाकू लहराते हुए पूछा। रामलाल घबरा गए, हम तो बस बाजार से सामान लेकर लौट रहे हैं। गुंडा हंसते हुए बोला, झूठ मत बोलो, तुम लोग कस्बे में पत्रकार से मिलने गए थे। मोबाइल दो, वरना यहीं गाड़ देंगे। मुन्ना कांप उठा, लेकिन उसने मोबाइल को मजबूती से पकड़ लिया। ये नहीं दूंगा, चाहे जान ले लो। गुंडों ने हमला कर दिया। एक ने रामलाल को धक्का दिया, दूसरा राधा का दुपट्टा खींचने लगा। राधा ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाई, चाचा भागो, मुन्ना भाग। मुन्ना तेजी से खेतों की ओर दौड़ पड़ा। गुंडे उसके पीछे भागे, लेकिन उसने कांटेदार झाड़ियों के बीच से निकलकर खुद को बचा लिया। मोबाइल उसकी जेब में सुरक्षित था। राधा और रामलाल को कुछ चोटें आईं, लेकिन गांव के कुछ किसान शोर सुनकर दौड़े और लाठी लेकर गुंडों को भगा दिया। गांव पहुंचकर जब सबने देखा कि राधा और रामलाल घायल हैं, तो हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, लगता है बलराज को सब पता चल गया। अब तो ये औरत सचमुच बड़ी मुसीबत में फंस गई। लेकिन राधा ने खड़े होकर घोषणा की, हां, बलराज को पता चल गया है और उसने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल अब भी हमारे पास है और कल पत्रकार खुद गांव आएंगे। अब ये लड़ाई और नहीं रुकेगी। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कई और लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। रात को बलराज अपने अड्डे पर बैठा गुस्से में दहाड़ रहा था। यह औरत मुझे बार बार चुनौती दे रही है, अब तो इसे खत्म करना पड़ेगा। उसके चेले बोले, भैया, पत्रकार कल गांव आने वाला है, अगर वो आ गया तो खेल बिगड़ जाएगा। बलराज ने दांत भींचते हुए कहा, तो उसे गांव तक पहुंचने ही मत दो, रास्ते में ही रोक लो, और अगर पहुंचा भी तो डर का ऐसा माहौल बना दो कि कोई गवाही देने ना आए। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उस रात राधा छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। तारों की झिलमिलाहट उसे साहस दे रही थी। लड़ाई अब और कठिन हो गई है, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, बलराज की तानाशाही खत्म करके रहूंगी।
उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों की ओर निकल रहे थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन राधा और उसके साथियों का मन अशांत था। आज पत्रकार अजय गांव आने वाले थे। यह दिन उनकी लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता था। राधा ने अपने बच्चों को गले लगाकर कहा, आज बहुत जरूरी दिन है, तुम दोनों घर में ही रहना, बाहर मत जाना। सास ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जा बहू, भगवान तेरा साथ दे, अब पीछे मत हटना। करीब 11 बजे एक जीप गांव में दाखिल हुई। जीप से अजय और उनके 2 साथी, एक कैमरामैन और एक फोटोग्राफर उतरे। उनके हाथों में कैमरे और माइक थे। गांव के लोग कौतूहल से इकट्ठा होने लगे। रामलाल चाचा ने आगे बढ़कर कहा, अजय बाबू, आपका इंतजार था, आइए हम आपको सब दिखाते हैं। अजय ने भीड़ की ओर देखा और कहा, भाइयों बहनों, मैं कोई बाहरी मददगार नहीं हूं, मैं बस आपकी आवाज बनकर इस जुल्म को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप सब सच बोलने की हिम्मत करें। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के मन में आशंका। तभी राधा आगे बढ़ी, भाइयों बहनों, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल हमारे बच्चे भी इसी डर में जिएंगे। बलराज का आतंक तभी खत्म होगा जब हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे आप सबका साथ चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि भीड़ में हलचल हुई। कुछ औरतें धीरे धीरे आगे आईं। हां, हमने भी देखा है बलराज को गाली गलौज करते, हम गवाही देंगे। अजय ने संतोष की सांस ली। बहुत अच्छा, अब हम कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड करेंगे। कैमरामैन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। सबसे पहले रामलाल बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बलराज रोज दुकानदारों से पैसे वसूलता है। जिसने इनकार किया उसकी दुकान तोड़ दी। फिर एक बुजुर्ग महिला आई, उसने मेरी बहू को सड़क पर सबके सामने गालियां दी। हम डर के मारे कुछ कह नहीं पाए। कुछ और लोग भी सामने आए, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वे सच बोल रहे थे। अजय ने कहा, बहुत अच्छा, ये बयान और वीडियो मिलकर एक मजबूत केस बनेंगे। अब बलराज को बचना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, अचानक गांव में धमकते कदमों की आवाज गूंजी। बलराज अपने 10-15 गुंडों के साथ आया। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। ओए, यहां क्या तमाशा चल रहा है? वह गरजा। पत्रकार बुलाकर मेरी नाक कटवाओगे? मैं बताता हूं तुम्हें। गुंडों ने लाठियां और डंडे उठाकर हवा में घुमाए। गांव के लोग डरकर पीछे हट गए। राधा डटकर खड़ी रही। हां बलराज, अब तेरा सच दुनिया देखेगी। तेरी गुंडागर्दी का अंत होने वाला है। बलराज गुस्से से चिल्लाया, औरत, तू बहुत सर चढ़ गई है, आज तेरी जुबान काट दूंगा। गुंडे पत्रकारों और गांव वालों पर टूट पड़े। कैमरामैन का कैमरा छीनने की कोशिश हुई। अजय ने चिल्लाकर कहा, रिकॉर्डिंग बंद मत करो, सब कैद करो। गुंडों ने लाठियों से मारना शुरू किया। लोग चीखने लगे। कई भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ बहादुर गांव वाले लाठियां और डंडे लेकर भिड़ गए। रामलाल ने पूरी ताकत से एक गुंडे को धक्का दिया। भाग यहां से। मुन्ना ने पत्थर उठाकर दूसरे गुंडे पर फेंका। हम अब नहीं डरेंगे। राधा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बलराज का हाथ पकड़ा जब उसने उस पर वार करने की कोशिश की। तू चाहे जितना कर ले, अब तेरा राज खत्म है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। बलराज का हमला, उसकी गालियां और उसकी हिंसा। जैसे जैसे लोग देख रहे थे कि पत्रकार भी पीटे जा रहे हैं और फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनमें गुस्सा भरने लगा। एक जवान किसान चिल्लाया, कब तक डरेंगे हम? चलो मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। धीरे धीरे भीड़ बलराज के खिलाफ खड़ी हो गई। औरतें चिल्लाने लगीं, मारो मत, ये हमारी लड़ाई है, अब और नहीं सहेंगे। लोगों ने पत्थर, डंडे और जो मिला उससे गुंडों का सामना करना शुरू कर दिया। बलराज पहली बार घबराया। ओए, पीछे हटो, सबको मार डालो। लेकिन उसके गुंडे भी भीड़ देखकर डरने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच किसी ने कस्बे में फोन कर पुलिस बुला ली। थोड़ी देर बाद जीपों की आवाज आई और पुलिस बल गांव में घुसा। इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर चिल्लाया, बस करो, सब हथियार नीचे डालो। गांव वाले रुक गए, लेकिन बलराज और उसके गुंडे भागने की कोशिश करने लगे। तभी अजय ने जोर से कहा,
यहीं रोकिए इन्हें, सबूत हमारे पास है, ये देखिए वीडियो। कैमरामैन ने कैमरा इंस्पेक्टर को दिखाया, जिसमें बलराज का हमला साफ रिकॉर्ड हुआ था। पुलिस ने तुरंत बलराज और उसके कुछ गुंडों को पकड़ लिया। बलराज तिलमिलाकर चिल्लाया, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। राधा ने सबके सामने कहा, नहीं, ये झूठ नहीं, ये सच है, और अब तेरा आतंक खत्म होगा। बलराज की गिरफ्तारी। पुलिस ने बलराज को हथकड़ी पहनाई। वो छटपटाता रहा, मैंने सबको खरीदा है, पुलिस भी मेरी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में कहा, तेरा समय खत्म हो चुका है बलराज, अब कानून तुझे सबक सिखाएगा। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग ताली बजाने लगे। कई औरतों की आंखों से आंसू निकल आए। रामलाल ने कहा, बिटिया, तूने कर दिखाया, अब ये गुंडा हमें और नहीं सताएगा। अजय मुस्कुराते हुए बोले, सच की जीत हमेशा होती है, लेकिन ये तो शुरुआत है, हमें सुनिश्चित करना होगा कि बलराज को सजा भी मिले। राधा ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन भीतर अब भी संघर्ष बाकी था। लड़ाई अब भी अधूरी है, अदालत में भी सच साबित करना होगा, लेकिन अब गांव जाग गया है, अब हम अकेले नहीं हैं। बलराज की गिरफ्तारी के बाद गांव में जैसे नई सुबह उगी। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन राधा जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। पुलिस हिरासत में बलराज भले पहुंच गया था, मगर उसका प्रभाव इतना गहरा था कि अदालत में केस जीतना आसान नहीं होगा। कुछ ही दिनों में केस कोर्ट पहुंचा। गांव वालों को बयान देने बुलाया गया। पत्रकार अजय ने राधा से कहा, तुम्हें डटकर खड़ा होना होगा। अदालत में कई बार वकील तुम्हें डराने या झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा सच ही तुम्हारा हथियार है। राधा ने सिर हिलाया, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरे जैसे हजारों गरीबों की आवाज मेरी जुबान से निकलेगी। अदालत का दिन आया। भीड़ उमड़ पड़ी। बलराज को हथकड़ी पहनाकर लाया गया। उसके चेहरे पर अब भी अकड़ थी, जैसे अभी भी उसे भरोसा हो कि वह सब पर भारी पड़ेगा। जज साहब ने कठोर स्वर में कहा, मामला गंभीर है। अभियुक्त बलराज पर आरोप है कि उसने गांव के लोगों से जबरन वसूली की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कानून व्यवस्था को चुनौती दी। बलराज का वकील तुरंत खड़ा हुआ, मान्यवर, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। मेरे मुवक्किल एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ये सब राजनीतिक दुश्मनी के कारण रचा गया षड्यंत्र है। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन अजय ने कैमरे और वीडियो सबूत तैयार रखे थे। सरकारी वकील ने कहा, मान्यवर, हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी। कैमरामैन ने वीडियो अदालत में प्रस्तुत किया। बड़ी स्क्रीन पर सब चलाया गया। बलराज का दुकानदारों से वसूली करना, राधा को धमकाना, चाकू लहराना और पत्रकारों पर हमला। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर कोई टकटकी लगाकर देखता रहा। जज ने कठोर आवाज में पूछा, अभियुक्त बलराज, क्या ये तुम ही हो वीडियो में? बलराज हकलाने लगा, ये वीडियो झूठा है, एडिट किया गया है। अजय ने जवाब दिया, मान्यवर, ये वीडियो सीधे मौके पर रिकॉर्ड किया गया है, बिना किसी संपादन के। तकनीकी जांच इसकी पुष्टि कर सकती है। अब गवाह बुलाए गए। सबसे पहले रामलाल चाचा खड़े हुए। मान्यवर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बलराज रोज दुकानदारों से पैसे वसूलता था। जिसने मना किया उसकी दुकान तोड़ दी जाती। फिर बुजुर्ग महिला बोली, इसने मेरी बहू को सबके सामने गाली दी। हमें डराकर चुप कराता रहा। एक एक कर कई गवाह सामने आए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच बोलते हुए उनके चेहरे चमक रहे थे। आखिर में राधा खड़ी हुई। अदालत में सन्नाटा छा गया। मान्यवर, यह आदमी महीनों से हमारी कमाई लूटता रहा, हमें डराता रहा। जब मैंने विरोध किया तो इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर मैं चुप रहती तो मेरे बच्चे भी डर में जीते। आज मैं यहां सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की औरतों की आवाज बनकर खड़ी हूं। उसकी आवाज में इतना दम था कि अदालत में मौजूद हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। बलराज अब बुरी तरह घबराने लगा। उसने जज के सामने चीखते हुए कहा, यह सब झूठ है। गांव वाले मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं राजा हूं इस इलाके का। जज ने सख्ती से कहा, अदालत में कानून का राज चलता है बलराज, यहां कोई राजा नहीं। काफी सुनवाई और सबूतों के अध्ययन के बाद जज ने फैसला सुनाया। अदालत मानती है कि अभियुक्त बलराज दोषी है।
उस पर लगे सभी आरोप साबित हो चुके हैं, इसलिए उसे 10 साल की कठोर कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाती है। अदालत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। बलराज को पुलिस खींचकर बाहर ले जा रही थी। उसकी चीखें गूंज रही थीं, मुझे बचा लो, ये सब धोखा है। लेकिन अब कोई उसकी नहीं सुन रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में माहौल बदल गया। लोग बिना डर के काम करने लगे। दुकानदार हंसते मुस्कुराते ग्राहकों से बातें करने लगे। राधा की दुकान पर भी भीड़ बढ़ने लगी। लोग उससे कहते, बहन, तूने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। रामलाल चाचा मुस्कुराकर बोले, देखा बिटिया, डर खत्म होते ही गांव कैसे खिल उठा है। अजय ने गांव छोड़ने से पहले कहा, आप सबने मिलकर साबित कर दिया कि जब लोग सच और एकता के साथ खड़े हों तो कोई गुंडा ज्यादा दिन राज नहीं कर सकता। अब ये गांव पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। न राधा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। आपका साथ हमें ताकत देता रहा। अब हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। रात को राधा अपने घर के आंगन में बैठी थी। आसमान में चमकते तारों को देख रही थी। उसके बच्चे पास में खेल रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, धन्यवाद कि तूने मुझे हिम्मत दी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, पूरे गांव की थी। अब मैं चाहती हूं कि कोई भी औरत, कोई भी गरीब कभी किसी बलराज से डर कर न जिए। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन ये आंसू डर या बेबसी के नहीं, बल्कि जीत और राहत के थे। गांव की हवाओं में अब डर नहीं थे, उम्मीद गूंज रही थी। और राधा की कहानी हमेशा याद दिलाती रही कि जब औरतें उठ खड़ी होती हैं तो सबसे बड़ा गुंडा भी हार जाता है।